वेरी गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इन द क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज़। बेटा हम लेक्चर नंबर 25 पर हैं और इस चैप्टर में हम अभी तक रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्सेज को पढ़ चुके हैं। सो एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज के बाद हम सिलेक्शन के मेथड और प्रोसेस के बारे में भी आज बात करने वाले हैं। आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज पे। सबसे फर्स्ट आता है दैट इज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाती है, जिसमें कि कंपनी के नोटिस गेट के ऊपर ही हम क्या कर देते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं कि जो भी जॉब ओपनिंग है उनका शॉर्ट एंड सिंपल करके ही हम सिलेक्शन कर लेते हैं द सेम टाइम। नेक्स्ट अप इज कैजुअल कॉलर। इसके लिए हम करते क्या है कि कंपनी के सेमी स्किल्ड या स्किल्ड स्टाफ के लिए हम पास्ट में किए गए जो आपके इंटरव्यूज़ हैं उनमें से कुछ अनसेलेक्टेड एप्लीकेंट्स को के डाटाज को हम स्टोर करके रखते हैं और उन डाटाबेस से या उस रिकॉर्ड से हम फिर उस पास्ट अनसेलेक्टेड एप्लीकेंट को कॉल करके या वाया मेल डाल करके उनको अपॉइंटमेंट के लिए इनवाइट इस रिक्रूटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट अप इज एडवर्टीजमेंट। ये एडवर्टीजमेंट टीवी एडवर्टीजमेंट से अलग है। इसमें न्यूज़पेपर या ट्रेड जर्नल्स, जो बिजनेस हाउसेस के लिए अलग से जर्नल्स बनते हैं, उन बिजनेस हाउसेस के लिए जो ट्रेड जर्नल्स होते हैं उससे रिलेटेड है। इसमें मेथड क्या होता है कि आपका जो टॉप कंपनी के टॉप पोजीशंस होती हैं उनको फिल करने के लिए जर्नल्स, जो बिजनेस जर्नल्स हैं, जो ट्रेड जर्नल्स हैं, उनके अंदर आप एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, जिसके थ्रू कि आपको वाइड चॉइसेस मिल जाती हैं। जो भी कम्पिटेंट इनफ एम्प्लॉयज़ हैं, कम्पिटेंट इनफ जॉब सीकर्स हैं, वो सारे इन्हीं मेथड्स के थ्रू आपको जॉब्स के लिए अवेलेबल हो पाते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जाने वाला एक रजिस्टर्ड सोर्स है, इसके अंदर बहुत सारे अनएम्प्लॉयड जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो इसके अंदर रजिस्टर्ड करवाती है अपने आप को। तो कंपनीज जब कभी भी अपने लिए अनस्किल्ड या स्किल्ड ऑपरेशनल जॉब्स के लिए सीख करती है तो वो इन्हें नोटिफाई करती है और उस नोटिफिकेशन के बेसिस के ऊपर जो भी वैकेंसीज कंपनीज में ओपन होती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करता है, अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीड करके उसके थ्रू अपना डाटाज जो है उनके साथ शेयर करता है कंपनीज के साथ, और ऑल्सो जो पर्सनल उनके डाटाबेस होते हैं उनको भी इंफॉर्मेशन देता है कि किन कंपनीज में ओपनिंग्स हैं जहां वो जॉब सीकर्स जा करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज। ये काफ़ी ह्यूज मात्रा में अवेलेबल है मार्केट में। ये वो पर्सनलाइज्ड बॉडीज़ हैं, ये वो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं जो कि सिर्फ काम ही किस चीज़ के लिए करती हैं, कंपनीज़ के अंदर अपने रिक्रूटमेंट्स के लिए। ये कमीशन बेसिस के ऊपर काम करते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं कंपनीज़ के लिए। ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है, बट मोर और लेस ऑफ द एमएनसी कंपनीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज इसी मेथड को फॉलो करती हैं, बिकॉज बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टाफ या आपके प्रोफेशनल जो भी बॉडीज़ होंगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, टेक्निकल स्टाफ जो होगा उसको इसी मेथड से ही सेलेक्ट किया जा सकता है। बिकॉज प्लेसमेंट एजेंसीज ऑल्सो लुक आफ्टर कि आपके कंपनी में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी उनका काफ़ी अच्छा लिंक होता है, एज वेल एज कंपनीज के साथ भी। ऑल्सो एक नेगेटिव पार्ट है कि ये अपने रिकमेंडेशंस को सूटेबल एक जो इनका नेम है उसको भी डायरेक्टली क्या कर देते हैं, कंपनीज के अंदर रिकमेंड कर देते हैं। नेक्स्ट अप इज कैंपस रिक्रूटमेंट, जो कि कंपनीज क्या करती हैं, ऑफिशियली जा करके कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स या डिग्रीज वगैरह के जो भी आपके कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स को जा करके विजिट करती हैं और वहीं से पर स्टूडेंट जो भी पासिंग आउट हो रहे हैं, जिन्होंने अपनी डिग्रीज को कंप्लीट कर लिया है या अबाउट टू कंप्लीट है, उनका इंटरव्यूइंग वहीं होती है और वहीं से उनकी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी जाती है और इसी को हम कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ भी जो हैं वो भी अपने रेफरेंसेस, अपने जो रिकमेंडेशंस हैं उनको कंपनी के न्यू जॉब ओपनिंग्स के लिए देते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर हमें एक अच्छा और डिजर्विंग कैंडिडेट कभी कभी मिलता है। देन नेक्स्ट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपकी कंपनीज में जो अनस्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, अनस्किल्ड जो जॉब के लिए आपको लेबरर्स जो चाहिए उनको प्रोवाइड करता है, और ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं दे चार्ज अ हाई अमाउंट, लेकिन कंपनीज को इनके बिना लेबर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट अप इज टीवी एडवर्टीजमेंट। बहुत बार टीवी के ऊपर भी हम एडवर्टीजमेंट्स डलवाते हैं कि जो भी वैकेंट पोजीशंस हैं उसको हम टाइमली और मिनिमम टाइम के साथ में फिल कर सकें। देन नेक्स्ट इज़ वेब पब्लिशिंग। ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा बूमरैंग की तरह बढ़ने वाला ही एक
प्रोसेस है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे shine.com, naukri.com, आपके और monster.com, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू कंपनीज भी इन टच होती हैं टू द एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ भी कंपनीज में आ रही वैकेंसीज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उससे अपडेटेड होते हैं. सो दे कैन ऑल्सो गेट सेलेक्टेड वाया दिस मेथड. ये मेथड थोड़ा सा चीपर होता है इंस्टेड ऑफ दीज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स और टीवी एडवर्टीजमेंट्स एज वेल एज कैंपस रिक्रूटमेंट्स और प्लेसमेंट एजेंसीज. ये थोड़े एक्सपेंसिव मेथड्स होते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? हमने एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर लिया. बात कर लेते हैं इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में. तो इंटरनल सोर्सेज के एडवांटेज पे आते हैं. सबसे पहली चीज़ जो है, एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा. किनका? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का, जो कंपनी में काम कर रहे हैं. अगर इंटरनल सोर्सेज के थ्रू ही आप उनको ट्रांसफ़र या प्रमोशन देंगे तो एम्प्लॉयज़ क्या फील करेंगे? मोटिवेटेड फील करेंगे कि उनको कंपनी में उनके काम के लिए जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है. ये जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो सिंपल होता है, क्योंकि कंपनी के अंदर के ही एम्प्लॉयज़ होते हैं, हम उनसे वेल अवेयर होते हैं. तो इसमें हमें सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसमें लगती है. दूसरी बात ये कि एम्प्लॉयज़ जो है वो कंपनी से लॉयल हो जाते हैं कि हमें कंपनी जो है रिटेन कर रही है, हमारी परफॉर्मेंसेस को, हमारे काम को, काबिलियत को पहचान रही है. ये मेथड बहुत ही ज़्यादा चीप होता है, जैसा कि मैंने बताया. एक्सटर्नल सोर्सेज थोड़ा कॉस्टली पड़ता है इंस्टेड ऑफ इंटरनल. नेक्स्ट अप इसकी इंटरनल सोर्सेज के थ्रू हम ट्रांसफ़र्स जो हैं वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ का करके किसी भी एम्प्लॉयज़ को, अपने एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या बना सकते हैं? प्रोफिशिएंट बना सकते हैं. यानी कि एक एम्प्लॉय को हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफ़र करके उसको सारे काम सिखा सकते हैं, जिससे कि उसकी प्रोफिशिएंसीज इंक्रीज़ होती है. ऑल्सो हम ये शिफ्टिंग का काम करके ही अपने उन डिपार्टमेंट्स में से सरप्लस एम्प्लॉयज़ को भी विड्रॉ कर सकते हैं, ताकि हम क्या कर सकें? ले ऑफ वाली कंडीशन से बच सकें. आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर. तो इंटरनल सोर्सेज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एम्प्लॉयज़ जो है वो लेथार्जिक हो जाते हैं, यानी कि सेम ही काम को करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको टाइम बॉन्ड वाला प्रमोशन जो है वो कंपनी की पॉलिसीज़ में होता है, जिससे कि 1 साल 2 साल इनका फिक्स टाइम होता है और उसके बाद इनको प्रमोशन कंपनीज में मिलना ही होता है. सो ये उसी बॉन्ड के अकॉर्डिंगली अपने आप को क्या कर लेते हैं? लेथार्जिक कर लेते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक वर्क अब ये नहीं करते हैं. दूसरी चीज़, फ्रेश टैलेंट जो है उसका भी आने का रास्ता हम बंद कर देते हैं. अगर इंटरनल टैलेंट्स को ही, इंटरनल एम्प्लॉयज़ को ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या प्रमोशन हम देते रहें तो हमारी कंपनी में फ्रेश टैलेंट कभी आ ही नहीं पाएगा. नेक्स्ट अप इसकी एक नई फर्म जो है वो इस मेथड को, इंटरनल सोर्स वाले मेथड को नहीं यूज़ कर सकती, क्योंकि उसके अंदर तो कोई भी एम्प्लॉयज़ है ही नहीं, तो वो किसको तो ट्रांसफ़र करेंगे और किनको प्रमोशन देंगे. नेक्स्ट अप इसकी इसमें कॉम्पिटिशन की जो भावना है वो हैम्पर्ड हो जाती है, यानी कि वो हराश हो जाती है, यहाँ पर खराब हो जाती है. अगर आपका इंटरनल सोर्स आपस में सभी लोग एक दूसरे से वेल अवेयर होते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? कंपटीशन किसी का किसी से नहीं होता है, सब एक दूसरे को जान रहे होते हैं, सब एक दूसरे को हेल्प और सपोर्ट करते हैं. इसी वजह से कंपटीशन का जो ईज है वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है. नेक्स्ट अप इज फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स जो हैं वो हमारी क्या कर देते हैं? प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं. कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी उसकी वजह से इफेक्ट होती है. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, दैट इज एक्सटर्नल सोर्सेज. एक्सटर्नल सोर्सेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं. एक्सटर्नल सोर्सेज का एडवांटेज ये है कि यहाँ पर क्वालिफाइड पर्सनल जो हैं, आपको अगर अच्छी डेजिग्नेशन के लिए इंडिविजुअल्स चाहिए तो वो आपको इजीली यहाँ एक्सटर्नल सोर्सेज से अवेलेबल हो जाते हैं. उनकी हायरिंग आप अच्छे से यहाँ से कर सकते हैं. कंपनीज को काफ़ी अच्छी वेराइटी में, यानी कि बहुत वाइडर चॉइसेस जो है एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन में वो मिल जाती है, क्योंकि कंपनी के इंटरनल सोर्सेज के अंदर तो अब ज़्यादा चॉइसेस है नहीं. नेक्स्ट इसकी फ्रेश टैलेंट का जो है वो इंट्रोडक्शन आप अपनी कंपनी में कर देते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, सो जिसकी वजह से आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे. कंपटीशन की स्पिरिट जो है आपकी कंपनी में वो वापस आ जाती है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के अंदर, क्योंकि फ्रेश टैलेंट आया तो वो अच्छे से काम करेगा, क्योंकि उसे अपने आप को प्रूव करना है, और वो अपने आप को प्रूव करने के लिए अगर अच्छे से काम करेगा तो कंपनी के बाकी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को भी क्या करना पड़ेगा? उसके साथ मैचअप करना पड़ेगा, उसके साथ में कम्पीट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को भी. आते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर. डिसएडवांटेजेस में ये है कि यहाँ डिससेटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ जाता है, फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का वो बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें एक्सपेक्टेड होता है कि उनको प्रमोशन मिलेगा. इंस्टेड ऑफ गिविंग देम प्रमोशंस, कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि वो किसी नए इंडिविजुअल को हायर कर रहे फॉर द हायर डेजिग्नेशंस. ऊपर वाली पोजीशंस के लिए किसी नए इंडिविजुअल को हायर किया और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन दिया, तो देयर इज अ क्लैश. नेक्स्ट है इसकी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा है एक्सटर्नल सोर्सेज का, क्योंकि इसके अंदर पहले आपको इंटरव्यूज़
देने पड़ते हैं, रिक्रूटमेंट होता है, फिर सिलेक्शन होता है, देन डेजिग्नेशन मिलती है, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और टाइम टेकिंग के साथ साथ कॉस्ट कंज्यूमिंग भी बहुत है ये प्रोसेस, क्योंकि इसमें हर एक स्टेप में आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, हर एक स्टेप में आपको एडवर्टीजमेंट, एजेंसीज, इन सबको आपको कमीशंस पे करने पड़ते हैं। एग्जिस्टिंग कंपनीज जो हैं, जो कि अंडर रिस्क हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो हैं कंपनीज के, वो अंडर रिस्क हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जॉब कभी भी जा सकती है, इस कंपनी के अंदर उनकी जो जॉब है वो स्टेबल नहीं है, उनको जो है प्रमोशन के चांसेस नहीं लगते हैं। दैट्स वाई दे ऑल्सो स्विच फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। ये भी एक रीज़न है कि एक्सटर्नल सोर्सेज आपके लिए बेटर साबित नहीं होते हैं। है सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो रिक्रूटमेंट के बाद आता है स्टूडेंट्स, और ये जो प्रोसेस है इसके अंदर हम चूज़ करते हैं बेस्ट पर्सन्स के अंदर बेस्ट पर्सन को आउट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। यानी कि जो भी आपने रिक्रूटमेंट के अंडर आपके पास में आए हैं, स्क्रीनिंग्स के अंडर एम्प्लॉयज़ जिन्होंने आपके लिए अंडर आपकी कंपनीज में एप्लीकेशंस डाली है, उन कैंडिडेट्स में से आपको अब क्या करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के अंदर से आपको बेस्ट पर्सन को चूज़ करना है। और इस बेस्ट पर्सन को चूज़ करने के लिए आपको एक नेगेटिव मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है, यानी कि एलिमिनेशन मेथड जिसे हम कहते हैं, रिजेक्शन मेथड जिसे हम कहते हैं। रिक्रूटमेंट के अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी कंपनीज के अंदर इनवाइट किया था, जबकि सिलेक्शन के मेथड के अंदर आप क्या करते हो, जो रिक्रूटेड कैंडिडेट्स हैं उनको एलिमिनेट करके या रिजेक्ट करके आप बेस्ट ऑप्शंस तक पहुंचते हैं। सिलेक्शन की प्रोसेस की तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप 1 में होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसके अंडर की हम रिजेक्ट कर देते हैं सबसे पहले उन मिसफिट कैंडिडेट्स को जो कि किसी भी रीज़न से या उनकी क्वालिफिकेशंस या उनकी कॉम्पिटेंसीज की बेसिस के ऊपर हमारी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो स्पेसिफिकेशन है उनसे मैच नहीं होती। नेक्स्ट अप इज सिलेक्शन टेस्ट, जो कि हम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद करते हैं। ये एक मेथड होता है जिसके थ्रू कि हम एम्प्लॉयज़ को टेस्ट कर सकते हैं, उनकी एप्टीट्यूड, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी सर्टेनिटी के ऊपर, उनकी पर्सनालिटी, उनकी इंटेलिजेंस को हम चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। ये या तो पेन और पेपर के थ्रू भी हो सकता है, इधर इट इज़ रिटन और थ्रू अ एक्सरसाइज, जीडी, डिबेट्स या इस तरीके से कोई भी आपका टेस्ट हो सकता है। कुछ टेस्ट भी हैं सिलेक्शन टेस्ट के अंदर, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। इस तरीके से हम एम्प्लॉयज़ के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जान सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इसमें हम डिटेल इन्फॉर्मेशन, ये एक फॉर्मल इंटरव्यू होता है जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन कन्वर्सेशन के थ्रू करते हैं। किससे? डायरेक्ट एम्प्लॉय से, जो कि जॉब सीकर है। जॉब सीकर के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बारे में क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं दैट कैन बी रिलेटेड टू द जॉब, दैट कैन बी रिलेटेड टू हिज लाइफ और एनी अदर। और इसको कंडक्ट करने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि एप्लीकेंट की सूटेबिलिटी को जानना कि वो कितना जॉब के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट अप इज़ आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, यानी कि जो भी सारी इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, कंपनी के एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर डाली हैं, वो कितनी ज़्यादा आपकी चेक करना कि वो कितनी ज़्यादा रिलायबल है, वो कितनी ज़्यादा करेक्ट एक्यूरेट है। यानी कि आपने जिन इंडिविजुअल्स का रेफरेंस दिया है, जो सारी इन्फॉर्मेशंस आपने अपडेट की है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सही है या गलत है। रिक्वेस्ट नेम आपने जो डाला है वो सही है नहीं है, एड्रेस जो आपने डाला है क्या आप उस एड्रेस पर ही रहते हैं, आपका टेलीफोन नंबर सेम है, आपने जिस इंडिविजुअल पर्सन का रेफरेंस डाला है कंपनी के एप्लीकेशन फॉर्म में वो पर्सन आपको जानते भी हैं या नहीं जानते हैं। जो सारी भी डिटेल्स दैट कैन बी इधर योर क्वालिफिकेशन, आपने किस कॉलेज से किया है, आपकी लास्ट जॉब क्यों छूटी है, या आपने अपनी लास्ट जॉब से रिजाइन किया भी है या नहीं किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को इसमें चेक किया जाता है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन डिसीजन। इन सारे चारों स्टेप्स को कंसीडर करने के बाद जो लास्ट का सिलेक्शन डिसीजन है वो किसके थ्रू किया जाता है? उस मैनेजर के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है उस पर्सन को जो कि डायरेक्टली उनके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के लिए जो भी मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा वही क्या करेगा, उसके सिलेक्शन में भी इंटरफेयर करेगा और फाइनल डिसीजन उन्हीं मैनेजर्स का कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट इज मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कैंडिडेट्स का सारे चेकअप्स होने के बाद, सिलेक्शन का डिसीजन होने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन करना भी ज़रूरी है। वेदर दिस एम्प्लॉय इज मेंटली और इमोशनली फिट, फिजिकली फिट फॉर द जॉब और नॉट, जस्ट टू वेरीफाई दिस। नेक्स्ट अप इज जॉब ऑफर, यानी कि ये एक तरीके का अपॉइंटमेंट लेटर आप कह सकते हो, ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है जिसको हम कहते हैं
इसके अंदर डेट और टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको मेंशन किया जाता है, कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है जब आप ये सारी प्रीवियस हर्डल्स को पार करके आ जाते हैं तब। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बेटा ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एम्प्लॉयमेंट के होते हैं, जिसमें एम्प्लॉयर अपनी कुछ कंडीशंस रखता है, जिसके बेसिस के ऊपर ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयर्स को कुछ बॉन्ड साइन करवाए जाते हैं। 1 ईयर बॉन्ड होता है कि आप 1 साल से पहले जॉब नहीं छोड़ेंगे, कुछ सर्टेन अमाउंट जो है वो आपका ब्लॉक रखा जाता है, आपको ग्रेचुटी कितनी मिलेगी, आपकी सैलरी क्या होगी, आपको किस डेजिग्नेशन, किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, किस किस तरीके के वर्किंग आवर्स को आपको फेस करना पड़ेगा, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपको दी जाती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? जो सिलेक्शन की प्रोसेस है उसमें हम इसी मेथड को यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। ये चार्ट आपको आपकी बुक में दिया गया होगा। सो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर रहे हैं, हम कैंडिडेट्स को एलिमिनेशन वाले मेथड से नो बोलते जा रहे हैं और बेस्ट आउटपुट्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। दैट्स इट फॉर द डे स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।